नमस्कार। आज हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ सन 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। आज पूरे विश्व को क्यों मोटे अनाज की आवश्यकता महसूस हो रही है, जबकि भारत प्राचीन काल से मोटे अनाज की खेती करता चला आ रहा है, लेकिन हरित क्रांति के बाद से इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे कम होता चला गया, जिसका प्रभाव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक मुकुल दत्त पांडे। पांडे जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मोटे अनाज पर सरकार इस समय काफ़ी जोर दे रही है, तो ये मोटा अनाज है क्या, और आज पूरे विश्व को और हिंदुस्तान में इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है, तो इसकी क्यों आवश्यकता महसूस हुई? देखिए, मोटे अनाज या जिसको श्री अन्न या पोषक अनाज या अंग्रेजी में मिलेट्स भी बोला जाता है, तो ये जो है धान और गेहूं के समान घास कुल के पौधों का या फसलों का समूह है, जिसमें आमतौर पे 8 या कुल वैसे तो दुनिया में इसकी संख्या जो है 11-12 है, लेकिन भारतवर्ष में मुख्य रूप से इस साल जबकि हम, जैसा कि आपने बताया, अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष बना रहे हैं, तो इनकी संख्या जिनकी हमको 8 बताई जा रही है, जिनकी खेती पर हमें इस साल आने वाले समय में ज़्यादा विशेष जोर दिया जा रहा है। ये फसलें कम बारानी क्षेत्रों में जहाँ कम वर्षा होती है और बिना किसी अतिरिक्त देखभाल के और कि इनको आमतौर पर परंपरागत रूप से लिया जाता है। ये फसलें जो धान और गेहूं की जो अन्य अनाज की फसलें हैं, इनके मुकाबले इनका बीज का आकार काफ़ी छोटा होता है उनके धान और गेहूं और मक्का की तुलना में, और इनके जो पोषक गुणों के कारण ही जो है इनको पोषक अनाज भी बोला गया है। और ये फसलें जो है इनकी मोटा अनाज जरूर कहा जाता है, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि इनके पोषक गुणों में किसी तरह की कमी होती है, बल्कि कुछ मामलों में ये जो है जो परंपरागत अनाज हैं उनसे बेहतर भी साबित हुए हैं। तो मतलब धान गेहूं से कहा जाए कि इनमें प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो मोटे अनाज हैं, ये जो है ज्वार, बाजरा और रागी, ये जो 3 पोषक अनाज है, ये मुख्य मोटे अनाज हैं। और इसके अलावा जो है सांवा, चीना, कोदो और कंगनी और एक कुटकी, तो ये जो है गौण मोटे अनाज है, तो इनकी खेती की जाती है। इसमें भी ज्वार, बाजरा और रागी, इन तीनों का क्षेत्रफल पूरे भारत में लगभग 97% है, जिसमें कि अकेले बाजरा का लगभग 60% है, और इन तीनों का मिलाकर के 97% भारत में मोटे अनाजों का क्षेत्रफल है। बचे हुए 3% में ये गौण जो है मोटे अनाज लिए जाते हैं, जिन पर हमको इस समय विशेष योगदान या विशेष ध्यान देने की बात चल रही है। डॉक्टर साहब, जैसे सरकार इस समय काफ़ी जोर दे रही है मोटे अनाज पर, जबकि ये हमारी प्राचीनतम फसल रही है जी, और ये हो रहा है कि जो कुपोषण की संभावना है काफ़ी बढ़ रही है, तो इसको जो है मानव स्वास्थ्य और मानव सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद है? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में संक्रामक रोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है, और जिसके भयावता हम लोग पिछले समय में देख चुके हैं, पिछले कुछ वर्षों में देख चुके हैं। और इस समय हमारे देश में शक्कर की बीमारी के रोगी, शुगर की बीमारी जिसको डायबिटीज़ बोला जाता है, और हाइपरटेंशन और हृदय रोगी हमारे देश में इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हमको इस समय ऐसे अनाज की ज़रूरत है जो हमारी गरीब जनता को कम दर पे पोषण प्रदान करे और रोगों के प्रति उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ावे। ये इनकी पोषण की अगर हम बात करें तो इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर आप देखिए तो इसमें जो है पचने योग्य जो रेशा होता है या डाइजेस्टिबल फाइबर जिसको बोला जाता है, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सुधरती है और हृदय की स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ, वही बात करने जा रहा था कि इसका जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स या ग्लाइसेमिक सूचकांक अनाजों का कम होता है, जिससे कि रक्त में, और क्यों उसका कारण है कि इसकी जो है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है और रक्त में शर्करा अचानक तेज़ी से नहीं बढ़ती, तो शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छे अनाज माने गए हैं।
और इसके अलावा इसमें जैसे आपने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो ये इनमें मिनरल्स जो पाए जाते हैं जिनको खनिज लवण बोला जाता है, ये अन्य अनाजों में की तुलना में काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। विशेष रूप से अगर रागी की बात करें तो 100 ग्राम रागी में 343 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों के लिए आप जानते हैं कि रामबाण है। इसके अलावा बाजरा में देखें तो बाजरा में 11.5%, 100 ग्राम बाजरा में 11.5% प्रोटीन, 132 मिलीग्राम कैरोटीन और 8.5 मिलीग्राम लोहा पाया जाता है। इसके अलावा प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते हैं। और इसी मतलब एक तरह से कहा जाए कि मनुष्य को जितने सूक्ष्म पोषक तत्व और जो मुख्य पोषक तत्व हैं ये आपूर्ति जो है ये हमारा मोटा अनाज कर देता है, बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में कर देता है। पांडे जी, हम अब बात करेंगे इसकी खेती के बारे में, मोटे अनाज की खेती के बारे में। जो भी हमारे किसान भाई पूर्वांचल में मोटा अनाज की खेती करना चाह रहे हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है बीज की। मतलब पूर्वांचल में इधर देखा जाए तो बाजरा और ज्वार की खेती तो अभी भी होती है, लेकिन जो और फसलें हैं, रागी है, कुटकी है, सावा है, कोदो है, इनका बहुत कम क्षेत्रफल है, या कहा जाए कि कहीं कहीं तो नगण्य के बराबर है। तो सबसे बड़ी समस्या आती है बीज की उपलब्धता की। तो वो बीज कहाँ से लें और किस तरह का बीज जो है वो बुआई में प्रयोग करें? देखिए, जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, ज्वार, बाजरा और कुछ हद तक रागी, इनकी जो है वो अच्छी प्रजातियों के बीज आमतौर पर आसानी से उपलब्ध हैं। लेकिन जो है अन्य जो है गौड़ मोटे अनाज है, जैसे वो चीना है, सावा, कोदो, काकून, कंगनी और कुटकी, इनके जो है अभी जो है अच्छी किस्म के बीज आम तौर पे खुले मार्केट में किसानों को अनुपलब्ध है। तो इसके लिए किसान भाई जो है अपने जिले के कृषि विभाग या संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों से जरूर संपर्क करें। वहाँ ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि जो किसान इच्छुक हैं उनको जो है उस प्रजाति का या जो उत्तम प्रजाति है या संस्तुत प्रजाति है उन क्षेत्रों के लिए उनके बीज उपलब्ध कराया जाए। तो सरकार और संबंधित विभाग इस दिशा में प्रयासरत हैं। तो किसान भाई निश्चित रूप से अपने जिले के कृषि विभाग और या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, जहां पर उनको अधिकारीगण ये इन फसलों के बीज उपलब्ध कराने के लिए जरूर मदद करेंगे। और वहीं पर उनको बता दिया भी जाएगा कि आप इस तरह की प्रजाति को लगाएंगे तो आपको बिल्कुल जो है अच्छा उपज भी मिलेगा। बिल्कुल। तो वो किस तरह की भूमि का वो चयन करें, और जो संसाधनों की बात होती है तो कितनी मात्रा में उर्वरकों का मतलब प्रयोग करें? देखिए, जैसे कि बताया कि इनकी खेती परंपरागत रूप से बारानी क्षेत्रों में कम वर्षा वाले यानी कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो इसके लिए किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता वैसे तो नहीं है, लेकिन बारानी क्षेत्र की फसल होने के कारण दोमट या बलुई दोमट मिट्टी इनके लिए अच्छी मानी गई है। हालांकि इनकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में ठीक की जा सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं है। सभी प्रकार की मिट्टियाँ इनके लिए अनुकूल हैं। और रही बात इनकी खेती करने के जो बुआई का समय और अन्य चीज़ें हैं, तो आम तौर पे ये जो है खरीफ की फसल यानी वर्षा ऋतु में इनकी बुआई की जाती है। हालांकि कुछ फसलें जैसे ज्वार इत्यादि है, इनके दक्षिण भारत में रबी में भी लिया जाता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इनकी खेती आम तौर पर इन सब फसलों की जो है वर्षा ऋतु में की जाती है। तो जून के महीने में जैसे ही एक अच्छी बारिश हो जाए तो इनकी बुआई समय पर निश्चित रूप से किसान भाई कर दें। तो बुआई करने के लिए जो है किसान भाई जो बीज दर है वो बाजरा का बीज दर 4 से 5 किलोग्राम और इसके अलावा अन्य सभी जितने मोटे अनाज हैं इनकी बीज दर आमतौर पे 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। खाली मतलब 4 बीघा के लिए? जी हाँ, 4 बीघा के लिए जो है 10 से 12 किलोग्राम अन्य मोटे अनाज और बाजरा के लिए 4 से 5 किलोग्राम ये बीज दर का प्रयोग किया जाएगा। और बुआई के लिए करने से पूर्व किसान भाई हमेशा ये प्रयास करें कि बीज को उपचारित करके ही बोए। मतलब मोटा अनाज का जो बीज है उसको उपचारित कर उसको भी उपचारित करके बोने से ये लाभ होगा कि बीज जनित रोगों से बचाव हो जाता है। और इसके लिए 2.5 ग्राम जो है कैप्टान या थायराम कोई भी पारायुक्त रसायन से प्रति किलोग्राम बीज की दर से 2.5 ग्राम दवा को उपचारित करके बुआई करें। और जिन क्षेत्रों में
वो दीमक की समस्या है। तो वहाँ पर दीमक से बचाव के लिए 5% हेप्टाक्लोर का प्रयोग 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पूर्व किसान भाई जरूर करें। बुआई करने के लिए जो है जो बीज का उपचारित करें, अगर वो जो रासायनिक दवा के अलावा आजकल हो रहा है कि नीम गिरी या नीम शहद या कुछ इस तरह से, तो उनसे भी उपचारित, जिनसे भी बीज जनित रोगों से बचाव हो सकता है या जिसकी भी उपलब्धता है, तो एक बार जो ये जरूर है कि उसको नीम के कोई भी जो प्रोडक्ट है उससे उपचारित करें जिससे बीज जनित रोगों से बचाव हो सके। और इसके अलावा जो मैं कह रहा था कि परंपरागत रूप से इन सभी फसलों की बुआई छिटकाव रूप से होती है, लेकिन ज्वार एवं बाजरा और रागी जैसे जिनकी उन्नतशील प्रजातियां उपलब्ध हैं, इनको कतार में बोने से अच्छे उपज मिलेगा, अच्छी उपज के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। तो इनकी बुआई अगर यथासंभव किसान भाई अगर कतार में करते हैं तो फसल का रखरखाव भी अच्छा होगा और निश्चित रूप से कतार पौधे से पौधे की दूरी भी मेंटेन हो सकेगी, क्योंकि मतलब वो समय की मांग है कि हमारे किसान भाई लाइन से अगर बुआई करेंगे तो उनकी जो पैदावार है वो अच्छी होगी और रोग व्याधियां भी उसमें कम आती हैं। जी, क्योंकि आदर्श पौधे की संख्या जब तक आप एक निश्चित पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी नहीं मेंटेन रखेंगे तब तक वो नहीं आप निश्चित कर पा सकते। और एक तरह से कहा जाए कि जल निकास की भी व्यवस्था कर लें, इसलिए कि उनको पानी की कम आवश्यकता होती है। तो इसके ये जो है अब इसके बाद बात आती है खाद एवं उर्वरक की। तो ज्वार एवं बाजरा में जिनकी उन्नतशील प्रजातियां उपलब्ध हैं और अगर सिंचाई की साधन उपलब्ध हैं या एक दो सिंचाई किसान भाई कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है 80 से 90 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास ये ज्वार बाजरा में किसान भाई इनका प्रयोग करें। असिंचित दशा में अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो ये खाद तथा उर्वरक की मात्रा 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम की दर से सभी असिंचित दशाओं वाले सभी जो है मोटे अनाजों में इसका प्रयोग करें, तो इनको भी फायदा मिलेगा। पांडे जी, एक बात आती है कि किसान क्यों करें? जैसे कहा जाता है कि अगर मोटे अनाज की खेती करेंगे तो जो हमारे संसाधनों का समुचित प्रयोग हो, मतलब उपयोग हो जाता है। तो देखिए, एक समय था कि हमारे देश के समय सभी नागरिकों के थाली में कोई ना कोई मोटा अनाज होता था, लेकिन जैसा आपने शुरू में हरित क्रांति का जिक्र किया, उस समय हरित क्रांति से पूर्व हमारे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 40% योगदान ये मोटे अनाजों का हुआ करता था। लेकिन बदलते समय के अनुसार खान पान की आदतें बदली और मोटे अनाज हमारे जो है थाली में से धीरे धीरे गायब हो गया। मोटे अनाज वास्तव में जो है आपने देखा होगा कि हम सभी जलवायु परिवर्तन का मांग है, क्योंकि जो कुपोषण की समस्या है, महिलाओं में जो खून की कमी है, इससे इसकी जो जलवायु परिवर्तन जो है वो इस समय की वास्तविकता है और हम सभी जलवायु परिवर्तन को महसूस कर रहे हैं। ठीक है पांडे जी, हमारा समय जो है अब आपको अनुमति नहीं दे रहा है क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है। आप स्टूडियो में आए और मोटा अनाज की जो खेती है इसके बारे में हमारे दर्शक भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही आज समय की मांग है कि हम मोटे अनाज की तरफ अग्रसर हो और मोटे अनाज को अपने थाली में लाने का प्रयास करें, जिससे जो कुपोषण की समस्या है और ख़ास करके जो जलवायु परिवर्तन की समस्या देखने में आ रही है, इसको हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। पांडे जी स्टूडियो में आए और जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।